हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की होती है। उसके बाल बहुत ही काले और लंबे होते हैं। वो शहर में अपनी माता रजनी और पिता राजेश के साथ रहती थी। वैसे तो स्वाति हर काम में बहुत माहिर थी और सारा काम अच्छे से कर लेती थी, पर जैसे ही लोग उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं तो उसकी गंदी और बदबूदार पसीने की बदबू से उससे दूर भाग जाते। स्वाति कितना भी नहा ले और उसकी बॉडी से गंदी पसीने की बदबू जाती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन माँ कोई मुझसे बात नहीं करता। जो भी मेरे पास आता है वो मेरे पसीने की बदबू सूंघकर दूर चला जाता है। मैं क्या करूँ माँ? अरे कोई बात नहीं स्वाति बेटा, तुम साबुन से नहा लो ना। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, कितनी बार लगाऊं? ये बदबू है कि जाती ही नहीं। अरे कोई नहीं, छोड़ इसे। ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो किसी के साथ भी हो जाता है। तू चिंता मत कर, बाजार जाकर कोई बढ़िया सा साबुन ले आ खुशबू वाला। स्वाति बाजार जाती है और बढ़िया खुशबू वाला साबुन ले आती है। तभी रास्ते में सूरज नाम का एक लड़का स्वाति को देखता है और वो स्वाति को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और सूरज धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। तभी स्वाति पीछे मुड़कर उसे देख लेती है और उससे कहती है, क्या है? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? एक थप्पड़ लगा दूंगी कान पर अभी। वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है भला? मुझे आप अच्छी लगती हो। पर बाकी सबकी तरह तुम भी भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। सच में? हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सुनो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम स्वाति है और तुम्हारा? माई सेल्फ सूरज। वाओ सूरज, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। स्वाति रुको, क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो? ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। स्वाति घर पहुंच जाती है और उस लड़के के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन वो उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और समय बीतता जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। स्वाति और सूरज दोनों अपने अपने माता पिता को इस बात के बारे में बता देते हैं। सूरज की माता अरुणा और पिता दीपक स्वाति के घर अपने बेटे सूरज का रिश्ता लेकर आते हैं। जी नमस्ते, मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ दीपक जी, हम जानते हैं। रजनी, जरा स्वाति को बाहर लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। स्वाति खुशबू वाले साबुन से नहाकर सुंदर से तैयार होकर सूरज के माता पिता से मिलने आती है और हाथों में चाय नाश्ता ले जाती है। उस समय तो किसी को भी उसके पसीने की बदबू के बारे में पता नहीं चलता, पर समय बीतता जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। अरुणा स्वाति की मुंह दिखाई के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाती है। स्वाति रसोई में जब खाना बना रही होती है तो अरुणा उसे जोर जोर से चिल्लाकर अपने पास बुलाती है। बहू, अरे बहू, यहाँ आ जल्दी, तुझे कुछ बताना है। जी माँ जी कहिए। आय हाय, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओफो, ये तो तुझ में से आ रही है पसीने की। जा अच्छे से नहा कर आ। माँ जी नहाई हूँ, पर क्या करूँ, ये पसीने की बदबू जाती ही नहीं। अरे करम जली बेशरम, अभी मेरी सहेलियाँ तेरी मुंह दिखाई करने आने वाली है और तू अरे वो तेरी बदबू सूंघ कर ही बेहोश हो जाएंगी। हे मारा राम जी, करम ही फूट गए मेरे तो। स्वाति दोबारा से नहाती है और क्रीम पाउडर लगाकर तैयार हो जाती है, जिससे उसके पसीने की बदबू थोड़ी कम हो जाती है। और अरुणा भी पूरे कमरे को रूम फ्रेशनर से महका देती है ताकि उसकी सहेलियां कुछ बोल ना सकें। और थोड़े ही समय बाद अरुणा की सारी सहेलियां घर आ जाती हैं।
उसकी बहू को देखने के लिए। स्वाति सभी को नमस्ते करती है और उनको चाय सर्व करती है। तभी हाय हाय, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे या सड़ांद तो आड़े किते आवे से। हाय राम अरुणा, ये गटर की बदबू तेरी बहू में से आ रही है? छी, इसने तो सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। कैसी बहू लाई है तू? हाँ जिज्जी, तू सही कह रही से। कितनी गंदी बदबुआन लाग रही से छोरी में ते। रे अरुणा, तने पूरी दुनिया में यह छोरी मिली तेरे छोरे ताई हैं? मेरे ते तो यार 1 मिनट भी बर्दाश्त को नहीं होती। चलो चलो अड़े ते। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रुको और बैठो तो सही थोड़ी देर, बहू से तो मिल लो। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती और सभी गेस्ट के जाने के बाद अरुणा गुस्से से स्वाति से कहती है, देख ले, आज तेरे और तेरे इस पसीने की बदबू की वजह से मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, नासपीटे। तभी वहाँ सूरज आ जाता है। माँ, आप क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी हो? इसे सुना रही हो? यह तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ सब इसके बारे में। स्वाति ने मुझे पहले ही बता दिया था। अरे स्वाति ने तो मुझसे कुछ नहीं छुपाया और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आप स्वाति के बारे में ऐसा ना कहें तो बेहतर ही होगा। हे भगवान, देखो क्या दिन आ गए हैं। अरे बेटा, तू तो अपनी बीवी का गुलाम बन गया है, अपनी माँ को भूल गया जिसने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। बेटा हाय। ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसा कुछ नहीं है, और अगर वो इस घर से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनने के बाद अरुणा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो स्वाति से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी तकलीफ नहीं समझ पाई और तुझे इतना बुरा भला कहा, पर क्या कहूँ, सास हो ना बेटा। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज माफी मत मांगिए। अगर मुझ में से पसीने की बदबू आती है तो इसमें भला आपका क्या ही दोष था। बहू, तू चिंता मत कर, अब से मैं तेरा साथ दूंगी और तू देखना, मैं ऐसे घरेलू उपाय करके दूंगी ना कि तेरी ये बदबू छूमंतर हो जाएगी। हाँ। स्वाति अब अरुणा का घरेलू नुस्खा अपनाकर उसे हर दिन यूज करती है और धीरे धीरे उसके पसीने की बदबू कुछ हद तक कम हो जाती है और कुछ ही समय बाद स्वाति के पसीने की बदबू हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब स्वाति जब भी किसी से बात करने जाती तो कोई उससे दूर नहीं भागता। अरुणा एक बार फिर से अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए घर पर फंक्शन रखती है और अपनी सभी सहेलियों को बुलाती है। उसकी सहेलियां स्वाति की बहुत तारीफ करती हैं, साथ ही उसे शगुन भी देती हैं और इस तरह स्वाति अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रेशमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो जितनी सुंदर थी उतने ही सुंदर उसके काले घने बाल थे, जिसे देखकर हर कोई उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगता था। पर जैसे ही कोई उसके बालों में चल रही जूं देखता, उसके पास से भाग जाता था। उसके परिवार में उसके पिता मोहन और माँ लक्ष्मी रहा करते थे। रेशमा अक्सर ही मार्केट से तरह तरह के जुएं खत्म करने के ऑयल और शैम्पू लाया करती थी, पर जुएं उसके सर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन रेशमा फेसबुक के जरिए साहिल नाम के लड़के के संपर्क में आती है। वो दोनों रात दिन चैटिंग किया करते। ऐसे ही एक दिन वो दोनों पार्क में मिलने आते हैं। हाय, कैसी हो रेशमा? अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? यार पता नहीं, मैं तुमसे जितना भी बात करूं उतना ही कम लगता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? यार पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हर जगह तुम ही तुम दिखती हो। यार मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम सर में खुजली करती जा रही हो। तुम सीरियस नहीं हो क्या? हाँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, बस तुम बोलते जाओ। तुम्हें देख देख कर ना मेरे भी सर में खुजली होने लगी यार। हाँ, वही तो मैं कह रही थी, शायद ये जगह ही अच्छी नहीं है। देखो ना, तुम्हें भी खुजली होने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है
और एक दिन जब रेशमा साहिल से मिलने जाती है, तब साहिल उसको घुटनों के बल बैठकर फ्लावर्स लिए प्रपोज कर देता है। रेशमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। साहिल अपनी माँ गंगा और बहन चारू के साथ रेशमा के घर शादी की बात करने के लिए आता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। साहिल बेटा, क्या करते हैं आप? जी मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। अच्छा, कब से जानते हो रेशमा को? अरे सब कुछ हमार बिटुआ से ही पूछ लोगे या तनिक अपनी बिटिया को भी बुलाएंगे? तभी रेशमा चाय नाश्ता लिए आती है और अपने होने वाली सास के पैर छूती है। अरे बस बस, दिखने में तो बहुत सुंदर हो तुम बिटिया, और तुम्हार बाल भी गजब है एकदम। दोनों घर वाले आपस में रजामंदी से दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। रेशमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात वो सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी साहिल बार बार उसका सर खुजाता है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे क्या बात हो गई समर बेटा, काहे खुजर खुजर कर रहे हो सर में? माँ पता नहीं, कुछ दिनों से ना सर में बहुत खुजली हो रही है। लगता है जैसे कुछ कट रहा है सर में। अरे मोरी मैया, कहीं तो और सर में जुए तो ना हो गई? क्या माँ, आप भी ना? अरे आज से पहले तो कभी हुई नहीं, तो अब कैसे होगी? हमें का पता, जिसके साथ तू सर से सर भिड़ा कर सोवत है ना, उसी के जुए तुहार सर में तांडव कर रही होंगी। माँ जी, आप कहना क्या चाहती है कि मेरे सर में जुए हैं? अरे आप भी के सर में होंगी। बुढ़ापे के चलते आप नहाती नहीं है और आपके सर की गंदगी से ना जुओं को प्यार हो गया होगा। तो प्लीज हाँ, आप मुझ पर ये घटिया सा इल्जाम मत लगाइए। भाभी, मम्मी की बातों से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? मान लो ना कि भैया के सिर में तुमसे ही जुए आए हैं। जरूर तुम दोनों माँ बेटी के सर में ही ना ये जुओं का ग्रुप होगा, और अब मेरे पति के सर में भी। बस भाभी, ये नौटंकी कहीं और जाके करना। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। ओ हेलो, खुद का मुँह देखा है? कोई तुम्हारी शक्ल देखकर ही बता देगा कि जुओं का अड्डा ना तुम्हारे सर में है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जुओं की वजह से अब पूरा घर परेशान होने लगता है। हर कोई बार बार अपने सर में खुजली करने लगता है, लेकिन रेशमा हमेशा ही कभी अपनी सास तो कभी अपनी ननद पर जुओं का इल्जाम लगा दिया करती। ऐसे ही एक दिन रेशमा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और यहाँ ससुराल में रेशमा के ना होने पर धीरे धीरे सबके सिरों में से जुए खत्म होने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद फिर से सबके सरों में जुए हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रेशमा जब किचन में खाना बना रही होती है, तब उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी, कहीं सर खुजलाते खुजलाते सब्जी में भी जुए ना डाल देना। हाँ देखना, आज जुओं की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी और सबसे पहले ना आपको ही खिलाऊंगी। सही कह रही हो, तमीज तो तुम बेचाई चोर बाजार में, और दहेज में खाली जुए हिलाई हो अपन संग। अरे बस कीजिए ना माँ जी, कोई लिमिट होती है किसी को परेशान करने की, लेकिन आप तो नॉन स्टॉप बस बक 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 बोलती ही रहती हैं। हाँ, अब तू ही तो बताएगी हमको सब कुछ, जुआ वाली बहू। ऐसे ही आए दिन जुओं के चलते घर में लड़ाई होने लगती है और एक रात जब दोनों मियाँ बीवी सो रहे होते हैं, तभी अचानक साहिल उठता है और अपना सर खुजाने लगता है और गुस्से से अपनी बीवी को जगा देता है। रेशमा, उठो जल्दी। क्या बात है साहिल, क्या हो गया, क्यों उठा दिया मुझे? हम मेरी नींद उड़ा के खुद चैन से सोना चाहती हो? यार मैं परेशान हो चुका हूँ जुओं से। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना अपने सर के जुओं को काहे के जाकर मेरे पति के सिर पर हल्ला बोल दो, उसका सर खुजाओ। अरे मुझे नहीं पता यार, तुम मेरे से दूर रहो, कल से अलग सोना, समझी? और मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है तुमको। कल क्यों? मैं अभी दूर हो जाती हूँ तुमसे, जाओ यहाँ से। अरे हाँ हाँ जाओ ना। ऐसे ही जुओं की वजह से दोनों में दूरियां आ जाती हैं। हर रात दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में दूर दूर सोया करते थे। साहिल की इस बेरुखी से रेशमा बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करती थी। उसने बहुत सी घरेलू नुस्खे अपनाए
और बहुत से केमिकल वाले भी, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं हुआ। उसकी सास और ननंद भी रेशमा को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वक्त बीतता जाता है और रेशमा धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है, जिसके चलते वो एक दिन अपने सर के सारे बाल ट्रिम कर लेती है और गंजी हो जाती है। ये सब देखकर उसके पति और सास बहुत हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये सब क्या कर लिया तूने? तुम ही तो बोलते थे कि या तो ये जुए दूर करो या तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैंने सब कुछ करके देख लिया पर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अपने सारे बाल काट दिए। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आपने कभी सोचा कभी कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी जब हर कोई मुझे ही सुनाता रहता था? अरे मुझे क्या कोई शौक चढ़ा था जुओं को अपने सर में पालने का? सब इन जुओं की वजह से मुझसे दूर हो गए थे, इसलिए मैंने अपने सारे बाल काट दिए। अब तो खुश है ना आप लोग? माफ करना बहू, हम तुम्हारी परेशानी समझ नहीं पाए कि इन जुओं की वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत होगी। हम तो केवल अपनी ही परेशानी में खोए रहे। इस तरह रेशमा सभी को माफ कर देती है। वक्त बीतता जाता है और रेशमा के सर पर एक बार फिर से काले घने और लंबे बाल आ जाते हैं और इस बार उसके सिर में जुओं का नामो निशान नहीं होता और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुहानी दिल्ली में रहने वाली और बहुत ही सुंदर और चबी गर्ल थी। पेशे से वो एक डॉक्टर थी। उसके परिवार में उसके पिता विनोद और माँ सोनम थे। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में एक राजवीर नाम का पेशेंट आता है। उसके हाथ में बहुत सारा खून निकल रहा होता है। राजवीर जब सुहानी को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सुहानी उसके हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है और कुछ दवाइयाँ देती है तो राजवीर उससे कहता है, जी वो बस थोड़ी मारपीट हो गई थी दोस्तों में। अच्छा, तो लगता है आप हार गए उस लड़ाई में। अरे नहीं डॉक्टर, राजवीर किसी से नहीं हारा आज तक, लेकिन आगे का नहीं पता। पर अब लगता है आपके आगे हार जाऊंगा, वो भी तुम्हारी इन गोल मटोल गालों पर। जी कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। राजवीर को सुहानी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और राजवीर आए दिन हॉस्पिटल में कभी पैर की चोट, कभी सर का दर्द, तो कभी कोई और बहाना बनाकर सुहानी से मिलने आया करता और ढेरों सारी बातें करता। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन राजवीर पेट दर्द का बहाना बनाकर हॉस्पिटल आता है और सुहानी के पास जाता है तो सुहानी उसे देखकर बोलती है, आ गए जनाब। मैं सोच ही रही थी कि आज राजवीर को क्या होने वाला है। हाय डॉक्टर सुहानी, क्या बताऊं आपको, मुझे लगता है मेरा दिल शायद अपनी जगह पर नहीं है। बड़ा दर्द हो रहा है इस दिल में। अच्छा जी, फिर तो आपको दिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। अरे मेरे इस मर्ज की दवा तो आपके पास ही है सुहानी जी। जी वो कैसे? मेरा दिल भी तो आपने ही चुराया है, तो इलाज भी अब आप ही कर दो। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो। जी वो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा यह गोलमोल चेहरा सच में बहुत ज्यादा क्यूट लगता है मुझे। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? एकदम ठीक है, तभी तो तुमसे प्यार करता हूँ मेरी मोटो। निकलो यहाँ से और दोबारा मत आना यहाँ पर। अरे बुरा क्यों मान रही हो? दिल नहीं देना तो मना कर दो, पर अपने आशिक पर ऐसे जुल्म मत करो। सुनो राजवीर, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। कहाँ मैं एक पढ़ी लिखी फेमस डॉक्टर और कहाँ तुम बेकार घूमते फालतू लड़के। अरे मेरी बात तो सुनो सुहानी जी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दिल करता है हमेशा तुम्हारे इन गोल गोल गालों को ऊंची मुची करता रहूं। सुहानी राजवीर को वहाँ से भगा देती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है।
राजवीर के अब हॉस्पिटल ना आने पर सुहानी को उसकी कमी महसूस होने लगती है और साथ ही इस बात का एहसास होता है कि वो भी राजवीर से बहुत प्यार करती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और एक दिन हॉस्पिटल में एक अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लिए नए डॉक्टर की एंट्री होती है और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि राजवीर ही होता है। सुहानी को उसे देखकर बहुत हैरानी होती है और वो उससे बोलती है, राजवीर तुम? जी हाँ, मैं अब तो मैं तुम्हारे लेवल का हो गया हूँ ना। यार प्लीज प्लीज तुम मेरी बातों को गलत मत समझो। मुझे पता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना याद किया। अरे मिस करने से क्या होगा मैडम, आपकी भाषा में तो प्यार और याद दोनों ही लेवल देख के किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस टाइम पर तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ पाई थी, पर तुमसे दूर होके मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं राजवीर से डॉक्टर राजवीर हो चुका हूँ, इसलिए सुहानी जी को प्यार हो गया हो कहीं मुझसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। आई रियली लव यू। देखो, मुझे तुम जैसे मोटे गालों वाली लड़कियाँ जरा भी पसंद नहीं है, तो प्लीज दूर रहो मुझसे। पर तुम्हें तो मेरे मोटे गाल कितने पसंद थे ना, तो फिर तुम इतना कैसे बदल सकते हो राजवीर? अरे मैडम, आज के टाइम पर हर कोई बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं? राजवीर वहाँ से चला जाता है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सुहानी बहुत ही दुखी होती है और कुछ वक्त बाद सुहानी राजवीर को अपने प्यार पर यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो जब भी उसके पास जाती, राजवीर कोई न कोई बहाना बनाकर उससे दूर भाग जाता और वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे ही एक दिन इन सब से दुखी होकर सुहानी राजवीर से कहती है, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ तुमसे, क्या तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे? सॉरी मैडम, मेरा जवाब अभी भी वही है। ठीक है, फिर आगे सुनने सुनाने को कुछ रहा ही नहीं है। अब मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। अरे कहीं भी जाओ मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे चक्कर में रो रो कर मेरी गालें भी पिचक गई और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर सुहानी वहाँ से चली जाती है और शाम को रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। और इधर हॉस्पिटल में राजवीर सुहानी को हर तरफ ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। इस बात से परेशान होकर वो हॉस्पिटल के कुछ लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो इस टाइम पर उसे रेलवे स्टेशन पर मिलेगी, क्योंकि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। राजवीर तुरंत ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है और सुहानी को ढूंढता है। जैसे ही सुहानी को वो देखता है, जोरों से उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सुहानी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। अब क्यों रोक रहे हो मुझे? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं यार प्लीज, तुम मेरी मोटो, मेरी गोलू मोलू मुझसे दूर नहीं जा सकती। तभी सुहानी की ट्रेन आ जाती है और सुहानी ट्रेन की तरफ आगे बढ़ती है, मगर राजवीर का प्यार उसे वहीं रोक लेता है और वो अपना सारा सामान साइड में कर भागती हुई राजवीर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। राजवीर मेरी जान, आई लव यू सो मच। मैं नहीं जा सकती तुमसे दूर। अरे ये सब तो बस एक नाटक था, तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास दिलाने के लिए। आई लव यू टू मेरी मोटो, मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी, और तुम्हारे बच्चों की माँ भी बनूंगी। हाय मेरी मोटो। इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं और एक बार फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं और थोड़े ही समय बाद घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। तो इस तरह हमारी गोल गोल मोटे गालों वाली सुहानी को समझ आ जाता है कि प्यार कभी लेवल देखकर नहीं
बल्कि दिल से किया जाता है और अब वो खुशी खुशी राजवीर के साथ अपनी जिंदगी बिताती है। शीतल एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की थी। वो पढ़ाई लिखाई और हर काम में कुशल थी, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र से ही उसके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे और सभी लोग उसके सफेद बालों का खूब मजाक बनाते थे। उसकी माता पार्वती और पिता शिवम अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो सुबह कॉलेज जा रही होती है, तब उसकी टक्कर विनोद नाम के लड़के से हो जाती है। अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? ओह, आई एम सो सॉरी। आपको कहीं लगी तो नहीं आंटी जी? आंटी? तुम्हें क्या मैं आंटी नजर आती हूँ? ओह, आप तो, पर आपके तो सफेद बाल हैं। हाँ तो क्या हो गया? अगर मेरे बाल सफेद है तो क्या तुम मुझे आंटी बोलोगे? तमीज नहीं है लड़की से बात करने की? ओह नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ये बात बोलकर शीतल वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर जब वो अपना लेक्चर अटेंड करने क्लास में जाती है, तभी प्रिंसिपल एक नए प्रोफेसर के साथ वहाँ आती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही विनोद होता है। और वो शीतल को देखकर कुछ भी नहीं कहता, बस पढ़ाना शुरू कर देता है। और लेक्चर खत्म होने के बाद जब वो जा रहा होता है, तब शीतल उसके पीछे जाती है और उससे रोककर उससे कहती है, हेलो सर, मेरा नाम शीतल है। आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया आज। इट्स ओके, वैसे गलती मेरी ही थी। मैंने भी तुम्हें आंटी बोल दिया था। कोई बात नहीं सर, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। खैर, नाइस टू मीट यू सर। ऐसे ही समय बीतता जाता है। विनोद और शीतल का रिश्ता गुरु शिष्य का कम और दोस्ती का ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों कैंटीन में बैठे होते हैं, तब आसपास के स्टूडेंट्स उन दोनों को देखकर उन पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे अरे देखो इन दोनों को, उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है, शर्म तो बेच खाई है। हाँ, सर ये चॉइस को भी ना मानना ही पड़ेगा। ओ भाई, ओ एकदम अपनी उम्र के जैसी दिखने वाली लड़की फंसाई है सर ने, एकदम। अरे वो कैसे? वो इसलिए, और शीतल का बाल तो देखो, ओ भाई ऊपर से लेकर नीचे तक चांदी चांदी है। उन लोगों की बातें सुनकर शीतल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोती हुई वहाँ से भागने लगती है। विनोद उसे चुप करवाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है, शीतल क्या हुआ, मुझे बताओ। ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते हैं? अगर मेरे बाल सफेद है तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? शीतल मेरी बात सुनो, देखो लोग तो बोलेंगे, वो कभी चुप नहीं होंगे, बस तुम अपना काम से काम रखो। विनोद की बातें सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। समय बीतता जाता है, दोनों के बीच की नजदीकियां और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शीतल उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉलेज खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। अरे शीतल, आज कोई स्पेशल डे है क्या जो हम यहाँ आए हैं? विनोद, आज मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शीतल, प्यार तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूँ, लेकिन आज तक कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी और तुम्हारी उम्र में थोड़ा गैप है। तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और मैं एक प्रोफेसर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको याद है ना कि आप ही ने कहा था कि लोग चाहे जो भी कहें, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी खुशियों को, अपने हक को कभी दबाना नहीं चाहिए। तुम सही कह रही हो शीतल, आई लव यू। ये बात बोलकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। थोड़े ही दिन में शीतल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो दोनों अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। घर वाले मिलकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं, लेकिन शादी के बाद उसकी सास हेमलता उसके सफेद बालों के कारण आए दिन उसको ताने कसती रहती और उसे बुरा भला कहती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे यो बहू, कहाँ मर गई? हाँ जी माँ जी,
कहिए। अरे क्या हुआ तुझे? इतना थकी थकी क्यों दिख रही है? वो क्या है ना माँ जी, सुबह से काम में लगी हूँ, इसीलिए अब मैं बहुत थक गई। क्या? इतनी जल्दी थक गई? अभी तो तुझे छत की सफाई करनी है। माँ जी, अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कोई काम करने की। प्लीज आज आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना। चल जाके काम कर, खाना बना। शीतल के वहाँ से चले जाने के बाद हेमलता बोलती है, विनोद भी ना पता नहीं क्या सोचकर इस बुढ़िया को अपनी बहू बनाकर ले आया। जहाँ भी जाती हूँ लोग इसके सफेद बाल देखकर मेरी बेइज्जती करते हैं। शीतल ये सारी बातें सुन लेती है और रोते हुए खाना बनाने लगती है। शाम को विनोद घर पर आकर सबको एक खुशखबरी सुनाने के लिए बाहर बुलाता है। माँ जी, शीतल, कहाँ हैं आप दोनों? अरे बेटा क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्या बात है विनोद, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है, मेरी ऑक्सफोर्ड कॉलेज में एज अ लेक्चरर जॉब लग गई और अब मैं लंदन जाकर पढ़ाऊंगा। अरे वाह मेरे लाल, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। शीतल विनोद से कुछ नहीं कहती और थोड़ा मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। विनोद को इस पर थोड़ा डाउट होता है और वो उसके पीछे जाकर उससे पूछता है, अरे शीतल, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं विनोद, वो दरअसल बात ये है कि तभी शीतल विनोद को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसके बाद विनोद कहता है, अरे माँ भी ना। शीतल, तुम उनकी बात का जरा सा भी बुरा मत मानो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ बस लंदन चलो। थोड़े ही दिन बाद वो लोग लंदन चले जाते हैं। वहाँ जाकर हेमलता जब और भी लड़कियों के पूरे पूरे सफेद बाल देखती है, तब उनमें से एक को रोककर वो कहती है, अरे बेटी, तू भी वक्त से पहले बुढ़ी हो गई क्या? What did they say? Can you please tell me? Oh, my mother-in-law said that your hair is so pretty. Thank you. By the way, your hair is so pretty too. माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अरे यहाँ पे अक्सर बच्चों के जन्म से ही ऐसे बाल होते हैं। क्या? बचपन से? अरे बड़े पागल से लोग हैं यहाँ के बेटा। वो लोग वहाँ से अपने नए घर में चले जाते हैं। सब कुछ सही हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विनोद शीतल को लेकर लंदन के बहुत बड़े हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन डॉक्टर्स उसके इलाज में कॉम्प्लिकेशंस बताकर मना कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अब क्या होगा विनोद? तुम्हारी माँ जी तो कभी मुझे ताने देना और कोसना छोड़ेंगे ही नहीं। मैं क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं शीतल, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेमलता दरवाजे के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो अपने आसपास जब सफेद बालों वाले दूसरे लोगों को देखती है तो वो उनसे घुलती मिलती है और तब हेमलता को इस बात का एहसास होता है कि इन लोगों की तरह से खुश होने का अधिकार उसकी बहू को भी है और वो अपनी बहू शीतल के पास जाती है और बेटे के सामने ही उससे माफी मांग लेती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में हमेशा तेरा मजाक उड़ाया और न जाने तेरे ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, आपको बोलने का हक है। वैसे एक बात कहूँ, तू इन सफेद बालों में ना उन अंग्रेजन से कम नहीं लगती। वो दोनों हंसने लगते हैं। शीतल और उसकी सास एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। विशाखा एक बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके पिता रमेश कबाड़ा बेचने का काम किया करते थे और उसकी माँ उर्मिला एक गृहिणी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं रहते। धीरे धीरे उनके घर की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, जिसके चलते विशाखा घर की हालत सुधारने के लिए अपने पिता का काम संभालने का निर्णय लेती है और बात करने के लिए अपने माता पिता के पास जाती है। माँ, बाबा,
अपने घर के हालात सुधारने के लिए मैं कुछ सोच रही थी। क्या बेटा, क्या सोचा है तूने? माँ, मैंने सोचा है कि पिताजी की जगह अब उनका काम मैं संभालूंगी। अरे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे, लोग क्या कहेंगे? लड़की होकर तू इस उम्र में ये सब करेगी? माँ, हमें लोगों की बातें छोड़कर अपने घर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारा घर लोगों की बातों से नहीं बल्कि हमारी मेहनत से चलेगा। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, क्या तू ये काम संभाल पाएगी? हाँ बाबा, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मुझे काम समझा दीजिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल ही काम के बारे में सब बता दूंगा। अगले दिन विशाखा के पिता उसे काम के बारे में सब समझा देते हैं। कुछ ही दिनों में वो सब कुछ अच्छे से सीख जाती है। धीरे धीरे उनके घर की हालत एक बार फिर से सुधरने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो काम के बाद वापस अपने घर लौट रही होती है, तब कुछ गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उससे छेड़खानी करने लगते हैं। आए हाय छमक छल्लो, कहाँ चली ये कमर हिलाती हुई? अरे भाई, ये कोई छम्मक छल्लो नहीं बल्कि कबाड़न है, कबाड़न। क्या कबाड़न? और वो भी ऐसा टोटा पीस? क्या बात है? वो तीनों उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तभी वहाँ से हिमांशु नाम का लड़का गुजर रहा होता है, जो उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है और उन सभी गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है और डरी सहमी रोती हुई विशाखा के पास जाकर उससे पूछता है, हेलो हेलो मैडम, अरे वो लोग चले गए, वैसे आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, वरना वो लोग। अरे देखिए, आप रोइए नहीं, सब ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो उसे उठाता है और उसे लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वैसे मेरा नाम हिमांशु है, और तुम्हारा? जी, मेरा नाम विशाखा है। तो विशाखा, तुम इतनी सुंदर होने के बाद भी ये काम क्यों? वो दरअसल ये काम मेरे पिताजी करते थे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो चल नहीं पाते। उनकी जगह मैं ये काम करती हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ाई? जब घर की जिम्मेदारियाँ सर पर हो तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक कहा। खैर, मेरी बातें छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन की है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। हिमांशु विशाखा को छोड़कर अपने घर वापस लौट जाता है और वो दोनों रोजाना ही बाजार में मिला करते। समय बीतता जाता है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन वो लोग छुपकर पार्क में बात कर रहे होते हैं। विशाखा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या है? जल्दी बताओ ना। मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया और अब मैं ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बन जाऊंगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारे लिए तो अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आएंगे, फिर मेरा क्या होगा? अरे तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? तुम देखना, हमारी शादी कितनी धूमधाम से होगी। उसके कुछ ही दिन बाद हिमांशु अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। पीछे से विशाखा अपने पिता का काम और अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है और बेसब्री से हिमांशु के लौटने का इंतजार करने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। हिमांशु बड़ा ऑफिसर बनकर घर लौट रहा होता है और जब ये बात विशाखा को पता चलती है तो वो हिमांशु से मिलने उसके घर जाती है। लेकिन हिमांशु के माता पिता अमृता और विघ्नेश उसे रोक लेते हैं। ए छोरी, कित घुसी चाली जा है? जी, मैं हिमांशु से मिलने आई हूँ। क्या हिमांशु? अरे उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जी, मैं और हिमांशु एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिमांशु, वो भी तेरे से प्यार करे है? चाल चाल लिकड़ा रहता है, बेरानी कित उठ कर आ जा है। वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। विशाखा रोती और बिलखती रहती है और वहाँ से जा रही होती है कि तभी पीछे से गाड़ी में हिमांशु आ जाता है
और विशाखा को रोता हुआ देखकर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पास जाकर उससे बात करता है। अरे विशाखा, तुम यहाँ? हिमांशु तुम आ गए। अरे अरे मैं आ गया हूँ विशाखा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया। क्या? अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम पहले तो रोना बंद करो और चलो मेरे साथ अंदर चलो। हिमांशु उसका हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाता है और उसके माता पिता उसे विशाखा के साथ देखकर आग बबूला हो जाते हैं और उससे कहते हैं, हिमांशु क्या है यो सब? तू इस छोरी ने आड़ा भीतर क्यों लाया है? माँ, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि इस घर की होने वाली बहू है। क्या? अबे तू जानता है ये लड़की कौन है? कबाड़न है, कबाड़न। और तू ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाएगा? हाँ माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कौन है और क्या करती है, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये सब करती क्यों है? क्यों करती है? माँ, क्योंकि इसके घर में कमाने वाले सिर्फ इसके पिता हैं और उनका एक्सीडेंट होने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो इस बेचारी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का काम और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली हैं। बेटा देख, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ विशाखा से, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी। हिमांशु किसी न किसी तरह अपने माता पिता को मना ही लेता है और विशाखा से शादी कर लेता है। शादी के बाद विशाखा अपने पिता का काम बंद कर देती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। साथ ही हिमांशु भी विशाखा के माता पिता को घर खर्च के लिए हर महीने पैसे पहुंचा देता था, लेकिन विशाखा के सास ससुर अभी तक उससे काफी ज्यादा नाराज थे और इस बारे में जब वो अपने पति से बात करती है, हिमांशु वो मैं क्या कह रही थी, क्यों ना मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर कर तुम्हारी तरह एक अफसर बन जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और क्या पता तुम्हारे अफसर बनने के बाद माँ और बाबूजी तुम्हें स्वीकार कर लें। वैसे तुम्हारा बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? माँ और बाबूजी तो पोता पोती खिलाकर भी तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं। इस बात पर वो दोनों हंस देते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और विशाखा भी अपने पति की ही तरह अफसर बन जाती है। उसके सास ससुर उसे अपना लेते हैं और वो सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कबाड़ा बेचने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पढ़ने का इसी तरीके से शौक हो और वो भी अपनी जिंदगी में एक छोटे मुकाम से एक बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।